आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हल करते हैं क्लास 10th मैथ का केवल 6 अंकों वाले प्रश्न। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको लिए लेकर आया हूँ जो कि 6 नंबर के लिए पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 6 नंबर का मामला है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि संख्याओं के सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर में 3 + में 2n से दिया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसमें बताना क्या है, हमें योग बताना है। ठीक है, तो जो चैप्टर आपका 5वां है उसमें योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, तो Sn बराबर में n/2 2a + n-1 और ये d, ये इसका फॉर्मूला था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक समांतर श्रेणियाँ बना लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़, जो समांतर श्रेणी होता है उसका जो पहला पद होता है उसको हम a1 से दर्शाते हैं, दूसरा पद को हम a2 से दर्शाते हैं, इसी तरीके a3 a4 a5 ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो AP होता है उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि an बराबर में 3 + में 2n। ठीक, तो निकाल लेते हैं a1। तो a1, तो 1 कहाँ पे लिखा है, n के स्थान पे लिखा है, तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। तो 3 + में 2 × 1, तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 मतलब कि 2 और 3 5, यहाँ पर हो जाएगा 5। a2 निकाल लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 + में 2 × n के जगह पे इस बार 2 रखेंगे, 2 2 दूने 4 और 3 7, 7 हो जाएगा। a3 निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 3 + में 2 × और n की जगह पे इस बार 3 रख लेते हैं, तो 3, तो 2 3 6 3 9, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से तो इसमें हम देख क्या रहे हैं कि पहले 5 था, फिर 7 हुआ, फिर 9 हुआ, मतलब 2 2 बढ़ता जा रहा है। तो इसमें AP हमारा कौन सा बन जाएगा, AP बराबर में 5, 7, 9, इसी तरीके से ये बनता जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से टोटल, जैसे यहाँ पर 3 पद हैं तो इसी तरीके से टोटल 24 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए, तो अब इसमें क्या करते हैं, A बराबर में हमारा कितना है, मतलब पहला पद हमारा 5 है, और D बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, दूसरा A2 में से घटा देंगे पहला पद A1 को, तो ये हो जाएगा 7 - 5 बराबर में 2, तो D आपका 2 है। अब आ जाते हैं इसमें, Sn बराबर कितना है, तो इसमें हमें टोटल कितना बताना है, प्रथम 24 पदों का योग बताना है। तो पदों को हम किस से दर्शाते हैं, इसको हम n से दर्शाते हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं, और पद को हम a1 a2 a3 से दर्शाते हैं, और पदों की संख्या को हम 24 इस तरीके से Sn से दर्शाते हैं। तो S, और कितने पदों की संख्या को हमें बतानी है, योग बताना है, तो 24। तो S 24 बराबर में हो जाएगा, अब यहाँ पर n है तो यहाँ पर Sn के जगह पे क्या है, 24 है, तो यहाँ पर इस वाले योग वाले फॉर्मूले में हम n की जगह पे ये 24 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24/2, उसके बाद से 2 × a का मान 5, यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस में फिर यहाँ से ये 24 - 1, फिर d का मान, तो यहाँ से निकालें ना 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये मामला क्लियर। अब इसको हल कर देते हैं फटाफट, तो इससे ये कटेगा तो 12 आ जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 24 - 1 23 हो जाएगा, गुणे में 2, तो ये 12, 10 प्लस में 23 दूना 46, तो ये हो जाएगा 12 और 46 और 56 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 12 × 72 का 2, 12 × 5 = 60 और 67, S 24 बराबर में 672, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, एक आपका 6 नंबर का मामला क्लियर हो गया। और देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, इसको भी हल कर लेते हैं फटाफट। कैसे हल करेंगे, कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, तो अंक किसको कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 25, तो 25 में 5 क्या है, अंक है, 2 क्या है, अंक है। ठीक,
तो यहाँ पर ये 25 कैसे बना हुआ है, तो ये 5 आपका इकाई की जगह पे है, 2 आपका दहाई की जगह पे है, ठीक है। तो दहाई का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर ये इस 2 के साथ में कहीं ना कहीं 10 है, ठीक है। तो इसको अगर आप तोड़ करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 2 के साथ में 0 लगाएंगे तब ये 20 हो जाएगा, प्लस में ये 5, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 कैसे हुआ है, क्योंकि इकाई दहाई 2 दहाई की जगह पे है, तो दहाई मतलब कि उसके साथ 10 से गुणा होकर के यहाँ पर लिखा जाएगा ये चीज़, ठीक है। अब कह दिया जाए कि ये जो संख्या है इनके अंकों को पलट दीजिए, तो जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा अंक को, तो 5 आगे हो जाएगा, 2 पीछे हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हमें मिला कि पहले इकाई की जगह पे 5 था, ठीक है, अब इकाई की जगह पे 2 हो गया, और यहाँ पर आपका दहाई की जगह पे ये 5 हो गया। तो इसमें अगर आप लिखेंगे विस्तार रूप से तो 5 और 0 प्लस में 2, तब जाके ये आपका हो जाएगा 52। तो इसमें जो कॉमन चीज़ है वो यही है कि पहले 10 इस 2 के साथ था, तब ये 25 हो जा रहा था, फिर वही 10 उठ करके 5 के साथ हुआ है, बस ये आपका 52 हो जा रहा है, मतलब 10 ही आपका इधर उधर हो रहा है, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पर करना है। तो इसमें 2 अंकों का पूछ रहा है, 2 अंकों से बनी एक संख्या, ठीक है, अंक की बात कर रहा है, तो अंक को हम इकाई और दहाई से गिनते हैं, तो ऐसे लिखेंगे। अब वो कौन कौन अंक है हमें तो नहीं पता है, तो मान लेंगे, माना पहला इकाई अंक बराबर में x, ठीक है, और दूसरा दहाई अंक ये हो जाएगा y, ठीक। तो संख्या बना लेते हैं, संख्या बराबर में, तो संख्या कैसे बनता है, जो दहाई के स्थान पर होता है उसके साथ 10 से गुणा कर दिया जाता है, ठीक है, जो इकाई के अंक स्थान पर होता है उसके साथ बस उसको जोड़ दिया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस में, अब ये दहाई की जगह पे है तो इसके साथ 10 से गुणा करा देंगे तो 10y हो जाएगा, ठीक। अब पलटने पर बनी संख्या कर लेते हैं, पलटने पर बनी संख्या, तो इसमें क्या होता है 10 से इधर उधर रखा जाता है, तो 10 इस बार x के साथ में कर देते हैं बराबर में y, ठीक। तो ये संख्या और ये पलटने पर बनी संख्या दोनों मिल गया ना। अब इसमें कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या एवं उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। ये संख्या और ये संख्या जब दोनों जोड़ा जाता है तब ये 66 के बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिख देंगे कि प्रश्नानुसार, तो ये संख्या x प्लस में 10y प्लस में, अब ये वाला संख्या 10x प्लस में y, दोनों जब जोड़ दिया जाता है, योग कर दिया जाता है तो ये हो जाता है 66। तो x और 10x हो जाएगा 11x, y और 10y और y हो जाएगा 11y बराबर में 66। तो 11 कॉमन हो जाएगा, x प्लस में y बराबर में हो जाएगा 66। इसको हम इधर भेज देंगे तो x प्लस का y बराबर में 66 बटे में हो जाएगा 11, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। तो इससे हम इसको काट देंगे 6 बार में, तो x प्लस का y बराबर में हो जाएगा 6, और ये आपका समीकरण 1 रेडी हो गया, ठीक। अब आ जाते हैं दूसरा, कह रहे कि यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है, ठीक है, अंक यही दोनों हैं, दोनों हमने माने हैं, अब इनका अंतर मतलब माइनस करने पर 2 आता है, तो लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। तो x माइनस का जब y किया जाता है तो ये हो जाता है 2, और इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर देते हैं, तो x प्लस का y बराबर में 6, x माइनस का y बराबर में 2, और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस का x प्लस का x दोनों खत्म हो जाएगा, और ये प्लस का y और y 2 बार y, अब इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 4, ठीक। अब 2 को इधर भेज दिए तो y बराबर में 4 बटे में 2 हो जाएगा, तो काट देंगे तो हो जाएगा 2, ये चीज़, ठीक। अब y के मान को उठाएंगे और समीकरण 2 में यहीं पर रख देते हैं, तो लिख देंगे कि y का
मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर रख देते हैं x माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा बराबर में 2। इसको इधर भेज देंगे तो x बराबर में आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, तो संख्या, ये वाला संख्या और पलटने पर संख्या, दोनों संख्या निकाल देते हैं। तो संख्या हमारा क्या था, x प्लस में 10y था, तो x का मान कितना निकला है 4, और 10 गुणे y का मान 2, तो 10 दूना 20 और 4 24। ठीक है, अब पलटने पर संख्या, तो इसी को पलट दीजिए तो हो जाएगा 42। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक, तो 6 अंक आपका क्लियर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर है 3। ठीक है, अब ये जो आंधी आने वाला जो प्रश्न है ना, ये हर बार आपका आंधी आता है। ठीक, और 6 नंबर आपका पूछता है, हमेशा भी आता है। ठीक, अगर ये नहीं देगा तो इसी टाइप का कुछ और दे देगा, लेकिन देगा जरूर, ये इस बात की तो एकदम से गारंटी है। तो चलिए, इस बार अगर आंधी आता है तो आप लोग संभाल लीजिएगा, बस इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप नहीं संभाल पाएंगे। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है, ये मान लेते हैं पेड़ है। ठीक, अब आंधी आया, अब पेड़ ये कहीं से टूट गया, तो कहाँ से तोड़ते, मान लेते हैं कि यहाँ से ये टूट गया। ठीक है ना, ये आपका इतना, ये टूट करके, अब टूट करके उड़ थोड़ी जाएगा, अब आ गए, और धरती हमारा मान लीजिए ये है। अब ये पेड़ टूट करके और ये ऐसे गिर जाता है। ठीक है ना, तो यही वाला इतना भाग है जो कि ऐसे गिरा हुआ है। आ रहा है ना समझ में। अब आगे देखिए, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये पेड़ का शिखर ये जमीन को यहाँ पर छू रहा है, छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। तो कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ठीक है, पेड़ का पाद बिंदु ये होता है यहाँ पर जड़ से, और जहाँ से पेड़ का जो शिखर छूता है वो 8 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 8 मीटर है। तो लिख देते हैं भैया कि ये 8 मीटर है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पूरी ऊंचाई कितनी है ये हमें बतानी है। तो इसका ऊंचाई हमें नहीं मालूम है, पहले ये आधा, ये इतना, तो हम मान लेते हैं कि ये h मीटर ऊंचा है। ठीक, अब यही वाला भाग ये टूट करके ऐसे हुआ है, तो इसका भी कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये आपका x मीटर ऊंचा है, x मीटर लंबा है। ये बात इतना क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं हल में। हल, तो पहले हम क्या करते हैं, तो ये हमारा है लंब, ये हमारा है आधार। ठीक, तो हमें ये लंब हमें सबसे पहले निकालना है, फिर हमें ये वाला, ये कर्ण है तो कर्ण भी हमें निकालना पड़ेगा। तो आधार और लंब किस में मिलता है, तो साइड में कहीं लिख लीजिएगा ऐसे लाल, और बटे में के ए। आधार और लंब ये वाला आपका लास्ट में मिलता है। तो लास्ट वाला ये किसका मान होता है, तो tan का मान होता है। तो tan थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज, पहले इसका नाम देते हैं ए बी और सी। अब इसका भी अगर नाम देना चाहें तो दे सकते हैं एन, इसका हालांकि कोई मतलब नहीं है। तो ए और बी सी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो tan थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब कितना हो जाएगा h, आधार कितना है 8, tan 30 डिग्री का मान 1 बटे में √3, h बटे में हो जाएगा 8, 8 को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 8 और √3। अब इधर केवल h बच जाएगा, इसको आप निकाल करके और रखे रहिए। ठीक है ना, आ जाइए दूसरा नंबर काम करते हैं। तो दूसरा नंबर यहीं पर कर देते हैं। फिर से पुनः त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, तो इसका तो मामला हमने निकाल लिया, h का मान ये हमने इतना निकाल लिया। अब हमें x का निकालना है। तो x क्या है, कर्ण है,
और ये आधार। तो कर्ण और आधार किस में मिलता है? तो कर्ण और आधार ये कॉस में मिलता है। तो लिखेंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है, आधार ऊपर है कर्ण नीचे है, तो आधार बटे में कर्ण हो जाता है। तो लिखेंगे कि कॉस थीटा की जगह पर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर हो जाता है, आधार कितना हो जाएगा 8, कर्ण कितना हो जाएगा x, और कॉस 30 डिग्री का मान अंडर रूट में 3 बटे में 2 और 8 बटे में x। ठीक, अब क्या करते हैं कि इसको हम इसके साथ गुणा कराते हैं और इसको इसके साथ गुणा करते हैं, बीच में बराबर हो तो तिरछे तिरछे गुणा होता है। तो ये इसके साथ x अंडर रूट में 3 बराबर में 2 8 16 ऐसे हो जाएगा। अब अंडर रूट 3 को इधर भेज दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 16 बटे में अंडर रूट में 3, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब मेन मुद्दा हमारा क्या है कि पेड़ की ऊंचाई हमें बताना है। तो ये पूरा ऊंचाई हमें बताना है। ठीक है, ये पूरा ऊंचाई या फिर ये इतना और ये इतना, ये पूरी ऊंचाई हमें बताना है। तो h का मान कुछ ना कुछ तो निकलबे किया है, इस x का भी कुछ ना कुछ मान निकलबे किया। अब इस मान को और इस मान को अगर जोड़ दें तो पूरा मान निकल जाएगा बस। तो लिख देते हैं ऐसे, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर में h और प्लस में x। h का मान कितना है? तो 8 अंडर रूट में 3 प्लस में x का मान कितना है? तो 16 अंडर रूट में 3। अब जब हर बराबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाला जोड़ करके नीचे वाला एक बार लिख देंगे, तो 16 8 24 अंडर रूट में 3 ऐसे लिख देंगे। अब इसका परमीकरण कर दीजिए, अंडर रूट 3 से ऊपर भी, अंडर रूट 3 से नीचे भी ऐसे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये इसके साथ गुणा करेगा तो हो जाएगा 24 अंडर रूट में 3, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, ये हो जाता है एक बार ऐसे 3, तो 3 कम 3 और 3 8 24। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 8 अंडर रूट में 3 मीटर, और ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। हो गया ना इजीली? अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। कह रहे कि 7 मीटर। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, उन्नयन और अवनमन, तो मान लीजिए ये हमारा धरती है। ठीक है, धरती पर यहाँ पर कोई खड़ा होकर के और ऊपर की तरफ देखेगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर खड़ा होकर के कोई ऊपर की तरफ देखेगा तब कोण यहाँ पर बनेगा, और ऊपर की तरफ देखेगा उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक, अब फिर क्या होता है कि अब कोई व्यक्ति इस, मान लीजिए खंभा है, अब खंभा पे चढ़ करके यहाँ से, और कोई यहाँ पे देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर खड़ा होकर के और नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ। ठीक, तब जो कोण बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, और इसी को बोलते हैं अवनमन कोण। तो बात समझ में आ रहा है ना? नीचे से ऊपर देखेंगे उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखेंगे अवनमन कोण, बस। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर फिगर बनाते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, कहाँ बना दें? यहाँ तो जगह कम पड़ गया, चलिए यहाँ पर बना देते हैं। तो ये हमारा ये 7 मीटर ऊंचा है। ठीक, 7 मीटर, ये 7 मीटर ऊंचा है। अब इसके बाद से कोई भवन है, तो भवन यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, ये केवल यही है भवन, इससे मतलब नहीं है अभी। अब इसके बाद से क्या है कि भवन, ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब इसके सामने ही एक केबल टावर है जो कि, तो ये वाला है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब कि 7 मीटर ऊंचा किसी घर के छत पे चढ़ करके और ऊपर देखेगा तब ना उन्नयन कोण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे देखेगा तो क्या हो जाएगा? अवनमन कहेगा। लेकिन उन्नयन कोण कह रहा है, कहाँ से? 7 मीटर ऊंचा भवन के ऊपर चढ़ के उसके बाद से उन्नयन कोण है। तो ये ऊपर देखेगा, तो ये जो केबल टावर है ये इस घर से ऊंचा है, तभी ना यहाँ से अब ऊपर देखेगा, तो यहाँ पर कोण बन जाएगा 60 डिग्री का। इधर ये 7 मीटर का है, तो यहाँ पर भी आपका ये 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ रहा है ना? फिर आगे क्या कह रहा है? और
इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। अब ये जो टावर है इसके पाद मतलब कि ये नीचे वाले भाग का, तो यहाँ से जो अनुमान कोण है वो 45 डिग्री है। ठीक है, अब यही व्यक्ति है, अब इसके नीचे यहाँ पर देख रहा है, इस टावर के नीचे देख रहा है, तो यहीं पर खड़ा है। पहले ऊपर देखा था तो 60 डिग्री का बना है, फिर नीचे देखा है तो 45 डिग्री का। तो कहाँ बनेगा, अनुमान कोण है तो कहाँ पर, यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा, कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा, क्योंकि मामला अनुमान का है। तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, अब नाम देते हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई दे दीजिए। ठीक, इसका यहाँ से यहाँ तक तो 7 मीटर है, ये नहीं पता है तो इसका मान लेते हैं कि एच मीटर है, एच मीटर है। फिगर तो हमारा रेडी हो गया। अगर फिगर रेडी हो गया तो फिर तो इसको फटाक से बना लेंगे आप। हल लिख लेते हैं। अब कौन सा हल कर ले पहले, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें कुछ चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो मान लीजिए कि एक्स मीटर है, एक्स मीटर है, तो ये वाला एक हमें मालूम है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक एक्स मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी एक्स मीटर होगा। तो त्रिभुज कौन सा ले लें, यही वाले लेते हैं पहले, क्योंकि एक इसका मान मालूम है। तो बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी में, चलो भाई अब इसमें क्या है, तो ये मान लेते हैं आधार है, तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो किस में हमें चाहिए, तो लंब हमारे पास है, कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आधार इसमें x दिया हुआ है। तो लंब और आधार किस में मिलता है, तो ऐसे लिख लीजिए कि लाल बटे में के ए, तो लंब और आधार ये मिलता है किस में, tan में, लास्ट वाला tan होता है। तो लिख दीजिए कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। अब थीटा का मान 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर में हो जाएगा, लंब कितना है 7, आधार कितना है ये वाला x हो जाएगा। tan 45 डिग्री का मान 1 और 7 बटे में x, इसको हम इधर ले जाएंगे तो x बराबर में हो जाएगा 7 मीटर, x बराबर में 7 मीटर। क्लियर हुआ मामला। अब आ जाते हैं इसमें, इसका मान 7 मीटर मिल गया है। अब इसका देखते हैं, तो अब लिखेंगे ए ई बी में, त्रिभुज ए ई बी में। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे, तो लंब और आधार, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर में लंब बटे में आधार, tan थीटा में तो होता है ना लंब बटा आधार, यहाँ से तो थीटा का मान 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर में लंब कितना है, अब यहाँ पर h हो जाएगा, आधार कितना है ये वाला, तो कितना निकला है x का मान ये 7, तो यहाँ पर 7 कर लीजिए। और tan 60 डिग्री का मान √3 और h बटे में हो जाएगा 7, इसको हम इधर भेज देंगे, तो 7 √3 बराबर में h, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमें क्या बताना है, इसका मान क्या निकला है, ये 7 √3 निकला है। हमें क्या बताना है, टावर की ऊंचाई, टावर कौन है, ये वाला टावर है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमें मालूम है 7 मीटर है। अब ये और ये हमें बताना है, तो लिखेंगे कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर में 7 प्लस में h, तो 7 कौन हो जाएगा, 7 तो 7 रहेगा, h कौन हो जाएगा, तो ये वाला 7 √3, 7 को करिए कॉमन, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, प्लस में यहाँ पर √3 मीटर, और यही आपका हो जाएगा आंसर। मामला क्लियर, 6 नंबर पक्का। ठीक है, हो जाएगा इसलिए आपको। चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, तो ये भी आपका 6 नंबर के लिए आया है। देखिए कह रहे कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। ठीक है, तो इसमें देखिए घनाकार का क्या मतलब, जैसे लूडो का जो पासा होता है वही मान लीजिए बड़ा साइज में। ठीक है, बड़ा साइज में एक लूडो का पासा है। अब उसी में क्या होता है कि उसके ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है, मतलब कि गेंद को आधा काट के और उसके ऊपर ये से रख दिया गया है। ठीक है, नीचे क्या है, पासा है, और उसके ऊपर क्या है, इस गेंद को आधा करके और उसके ऊपर रख दिया गया है। ठीक है,
फिर उसके बाद से क्या कर रहा है कि अर्धगोले की अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऊपर ऊपर इसका टोटल कितना एरिया है वो चीज़ हमें इसमें ज्ञात करके बताना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहला चीज़ कि 7 सेमी भुजा वाले घन, तो इसके घन में क्या होता है, जो लूडो का पासा होता है चारों तरफ से एकदम से एक बराबर होता है, एक साइज का होता है, तो 7 सेमी का है। तो ये इधर आपका कितना है 7 सेमी। ठीक है, ये इधर से आपका कितना है 7 सेमी। ठीक, और इधर से चाहे जिधर से भी देखिए वो सभी 7 सेमी होगा, 7 सेमी। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। अब इसके ऊपर क्या करना है, एक गेंद का टुकड़ा काट करके रखना है। अब देखिए इस फिगर को अब हमसे तो बनाया नहीं जा रहा है। ठीक, आप लोग ट्राई करिएगा, अगर बन पाए तो बन जाए, और नहीं तो कहीं पर साइड में रफ में आप लोग क्या करिएगा कि हिंट के लिए बना करके और उसके बाद से उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हम ट्राई कर रहे हैं कि एक गेंद का टुकड़ा यहाँ पर रख दिया जाए। तो ये हम एक गेंद का टुकड़ा रखने का प्रयास कर रहे हैं ये, लेकिन ये लग नहीं रहा है कि आधा गोला ये रखा हुआ है। ठीक है, सपोज करिए कि यहाँ पर ये मान लीजिए कि ऊपर ये क्या है, गेंद को आधा काट करके ये रखा हुआ है, तभी अर्धगोला होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। फिर क्या कर रहे हैं, अध्यारोपित अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो देखिए अर्धगोला को मतलब कि गेंद का जो भी टुकड़ा है उसको हम सबसे अधिक कितना बड़ा कर सकते हैं, ताकि ये जो आपका नीचे का ये क्या है पासा जो है उससे ये बाहर नहीं जाना चाहिए। ये जो गेंद का टुकड़ा है इसको हम कितना बड़ा टुकड़ा इस पर रख सकते हैं ताकि पासा से बाहर ना जा सके। तो पासा टोटल है 7 सेमी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर गेंद का जो व्यास होगा ज़्यादा से ज़्यादा वो भी 7 सेमी हो पाएगा, क्योंकि अब इससे अधिक जब हम बढ़ाएंगे तब क्या हो जाएगा, इस पासा से उतर जाएगा, नीचे उतरना नहीं चाहिए। तो अधिकतम व्यास इसका कितना हो सकता है, तो 7 सेमी हो सकता है। तो ये लास्ट में लिखेंगे। पहले हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय का क्या मतलब होता है कि ये जो आधा जो गेंद है इसका ऊपर कितना एरिया है, और ये वाला जो घन है इसका टोटल कितना एरिया है, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ये आसान तभी है जब आपको फॉर्मूला याद है तब। तो चलिए पहले क्या करते हैं कि इस घन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हमें क्या बताना है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कि ठोस का पृष्ठीय, शॉर्टकट में लिख देते हैं, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कितना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में इस घन का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब इसमें होता क्या है, अब ये चीज़ समझिए, मेन चीज़ यही है कि ये वाला जो घन है, अब घन में इसका एक मान लीजिए ये ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, अब इस ऊपर वाले हिस्से पर एक गेंद का जो गेंद है उसको काट करके जब हम रखते हैं तो इस घन पर ये वृत्ताकार भाग ये क्या करता है, गेंद अपना ढक लेता है। ठीक है, ये गेंद क्या करता है कि नीचे इसके वृत्ताकार एरिया पूरा ये गेंद ढक लेता है। अब जब हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जितना दूर ये गेंद ढक लेता है उस एरिया को हमें नहीं लेना है। ठीक है ना, क्योंकि वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत थोड़ी आएगा, वो तो अंदर हो जा रहा है। तो गेंद जितना वृत्ताकार एरिया ढक रहा है उसको हमें नहीं लेना है, तो उसको हमें इसमें से माइनस कर देना पड़ेगा। तो माइनस क्या कर देंगे, ये जो गेंद है अर्धगोलाकार भाग है इसका वृत्ताकार एरिया इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस। तो अर्धगोला का वृत्ताकार भाग या फिर वृत्त का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये कर दीजिए डायरेक्ट। तो इसमें लिखेंगे देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक, माइनस में ये वाला पाई आर स्क्वायर ये।
तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 बार पाई आर स्क्वायर प्लस में 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए तो पाई का मान तो सभी को पता है कि 22/7 होता है। आर का मान, तो आर कितना हो जाएगा, इस अर्धगोले का आर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये पूरा व्यास है 7 सेमी, पूरा व्यास है डी बराबर है 7 सेमी, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, डी का आधा होता है तो 3.5 सेमी हो जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं, तो आर स्क्वायर है तो 3.5 को 2 बार रख देंगे, तो 3.5 गुणे 3.5 प्लस में 6 गुणे भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा है आपका कितना 7, तो स्क्वायर है तो 2 बार रख देते हैं। ये क्लियर हुआ। अब इसमें क्या करते हैं, इससे ये कट जाएगा बट दशमलव इसमें बाधा कर रहा है, तो पहले इसको काम करते हैं, ये 22/7 गुणे 35 कर देते हैं, ये 35 कर लीजिए, और बटे में क्या कर देंगे, इस दशमलव घटाएंगे 1 लगा लेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 हो जाएगा, बस ये 35/10 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर इससे कोई मतलब नहीं है तो इसको ऐसे रखिए 3.5 प्लस में, तो 6 गुणे 7 7 49, ये 49 हो जाएगा। ठीक, 7 × 7 7 × 5 35, 5 × 5 5 दूना 10, और 2 1 × 2 2 1 रही 22। अब क्या बचा है, 11 गुणे में 3.5 प्लस में इसका गुणा कर दें क्या, चलिए लिख लेते हैं, उसके बाद से एक ही बार गुणा कर देंगे, यह 49। चलिए गुणा कर लेते हैं, तो 11 × 5 = 55 का 5, 11 × 3 = 33 और 5 = 38 और 1 दशमलव, फिर 6 × 9 = 54 का हो जाएगा 4, 6 × 4 = 24 और ये आपका हो जाएगा 29। अब इसको, इसके पीछे कुछ नहीं है तो दशमलव आकर के 0 लगा सकते हैं, कौन बात नहीं है। 5 और 0 5 रह जाएगा, फिर दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। 4 और 8 12 का 2 हो जाएगा, 9 3 12 और 1 13 का 3 हो जाएगा, 2 और 1 हसीलिया 3 हो जाएगा। अब इसके पीछे मन हो तो 0 लगा लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, तो ये सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक, ये चीज़ है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया ताकि आपको ईजिली एकदम से निकल जाए, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले इसके ऊपर जो अर्धगोला है, इस अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर घन का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद से ये जो वृत्त का यहाँ पर वृत्ताकार जो एरिया निकलेगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसको और इसके घन के क्षेत्रफल को दोनों को जोड़ेंगे और वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे, उसके बाद से इसका आंसर आ आएगा उतना ही। और यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो सके। मिलना आपको 6 ही नंबर है, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है देखिए, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत आसान है अगर आपको फॉर्मूला पता है तब, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जो वृत्ताखंड का फॉर्मूला होता है, ये संगत लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड, इन सभी का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये दीर्घ है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, एक हम इस तरीके से वृत्त बना लेते हैं, चाहे जितना बड़ा बनाइए कोनो समस्या नहीं है। तो वृत्त है। अब वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कोई एक जीवा है, मान लीजिए केंद्र इसका ये है, कोई इसका एक जीवा है, मान लेते हैं ये, ठीक है, ये हमारा एक जीवा है। अब ये जीवा वृत्त पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो यहाँ पर ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से केंद्र से और यहाँ तक यही त्रिज्या होता है, तो ये आपका 20 है, और यहाँ से ये भी आपका 20 है, ये चीज़, ठीक, अंतरित करता है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड, लघु मतलब होता है छोटा, छोटा इसमें टुकड़ा कौन है, वृत्त का। तो इसमें देखेंगे ये पूरा क्या है, ये पूरा तो वृत्त है, इसका छोटा टुकड़ा यहाँ पर देखिए हमने छोटा बना दिया है, तो इसलिए ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक है ना। उसके बाद से दीर्घ वृत्तखंड, तो इस पूरे का इतना बड़ा है, इसको छोड़ करके बाकी ये सब जितना एरिया, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो पहले क्या है, संगत लघु है, तो चलिए लघु का हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
तो लिखेंगे हल, हल। ठीक, तो सबसे पहले त्रिज्या, तो आर बराबर में, त्रिज्या मतलब आर बराबर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद से थीटा, कोण यहाँ पर 60 डिग्री है ना, तो थीटा बराबर में आपका है 60 डिग्री। ठीक, तो लघु वृत्तखंड, अब इसमें फॉर्मूला कि लघु, ये लघु है, ठीक है, लघु वृत्तखंड बराबर हो जाता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला जो आपका सूत्र है ना, ये इस पूरे का सूत्र है। यहाँ से देख रहे हैं ना, ये इतना, ये पूरे का, ये जितना ये दिख रहा है एरिया, ये पूरे का सूत्र है। बट हमें क्या चाहिए, हमें केवल इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो ये वाला माइनस कर देंगे, ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को अगर इसमें से माइनस कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो पूरे ये त्रिज्या खंड का सूत्र है, तो इसमें से माइनस कितना करना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि अब इसमें देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए और भी फॉर्मूले होते हैं, बट इसमें ये हमें नहीं पता है कि जैसे एक होता है फॉर्मूला 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं समकोण त्रिभुज के लिए, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसके लिए ये वाला यूज करते हैं। बट इसमें 60 डिग्री है, तो इसके लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक, तो इसको हटा देते हैं, चलिए मान रख देते हैं। तो यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री बटे में आपका 360, और पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान ये 20, तो 2 बार लिख देते क्योंकि आर स्क्वायर है, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 1/2 आर का मान फिर से 2 बार, तो 20 गुणे 20, और साइन, यहाँ गुणे का मामला है साइन, और थीटा की जगह पे 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री। चलिए इससे आपका ये खत्म, 6 का 6, 6 6 36, तो 1/6 यहाँ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22/7 गुणे 2 दूना 4, ये हो जाएगा 400, माइनस में 1/2, 1/2, फिर 2 दूना 400, तो यहाँ हो जाएगा 400, और गुणे में साइन 60 डिग्री का मान √ में 3/2। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, फिर 2 से इसको काट देंगे तो 1 बार में, तो यहाँ पर 100 बचा है, यहाँ पर भी देखिए कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6, और 2 से इसको काटेंगे तो 11, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 चौके 44, तो ये हो जाएगा 4400/7 × 21, माइनस में ये आपका 100 √ 3। अब क्या करेंगे कि 21 से ऊपर नीचे गुणा करके हर बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4400/21, माइनस में ये 100 रहेगा भाई, माइनस में हो जाएगा कितना, इस 21 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, हर बराबर हो जाए, तो ये हो जाएगा 100 और 21 √ 3, और बटे में हो जाएगा 21। ठीक है, अब इसमें देखिए 100 यहाँ पर भी मिल जाएगा और 100 यहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक, तो 100 को कॉमन कर लेते हैं, 100 हो जाएगा कॉमन, और अब इसमें क्या बचा है, तो 44 में 100 से जब गुणा करेंगे तो 4400 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 तो जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा 44, तो 44 माइनस में हो जाएगा 21 √ 3, और बटे में हो जाएगा 21। अब 21 को भी इधर बुला लाते हैं, तो 100 इतना भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट और अगर हल करना चाहें तो 21 को बाहर बुला लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 44 माइनस का 21 √ 3, और ये आपका मामला क्लियर। ये आपका कितना आ गया, लघु वृत्तखंड आ गया। ठीक, इस छोटे से एरिया का मान निकल गया ये वाला इतना। अब बात आती है दीर्घ वृत्तखंड का, तो चलो भैया दीर्घ वृत्तखंड निकाल लेते हैं। दीर्घ वृत्तखंड बराबर में इसका फॉर्मूला होता है कि 360 माइनस थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, और प्लस में 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है,
तो फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो फिर आप नापे जाओगे एकदम से, क्लियर है। तो इसलिए फॉर्मूला याद रखिएगा। तो आर का मान 20, थीटा का मान 60, चलिए रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 360 माइनस का 60 बटे में आपका हो जाएगा 360, पाई का मान हो जाएगा 22 बटे में 7 गुणे आर का मान 20, 2 बार रख देते हैं क्योंकि आर स्क्वायर है। फिर यहाँ पर भी 1/2, आर का मान फिर से 20 गुणे 20 और साइन थीटा के जगह पे साइन 60 डिग्री। फिर यहाँ पर देखिए 360 में 60 खत्म, 300 बटे में हो जाएगा 360 गुणे में 22 बटे में 7 गुणे में 2 दूने 400, ये हो जाएगा 400 प्लस में 1 बटे में 2, 2 दूने 400, ये हो जाएगा 400 गुणे में साइन 60 का मान अंडर रूट में 3 बटे में 2। फिर से देखिए 2 और ये वाला 2 किसको काट देंगे, इसको, 2 दूना 4, इसको काट देंगे तो एक बार में। फिर यहाँ पर तो 0 से 0 पहले ख़त्म, तो 6 5 6 के 30, 6 5 30 और 6 6 के 36, तो आ जाएगा कितना 5 बटे में 6 और इधर आपका 22 बटे में 7 गुणे 400 प्लस 100 और अंडर रूट में 3, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको काटेंगे तो 2 3 6 और ये आपका 11। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या आ जाता है आपका, तो 11 चौको 44, तो हो जाएगा 5 गुणे 11 चौको 44, 4400 और बटे में 7 3 का 21, ये आपको हो जाएगा 21 प्लस में हो जाएगा 100 अंडर रूट में 3। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें से भी वही काम करिए, सेम वही वाला काम, 100 यहाँ पर भी है, 100 इसमें से भी कॉमन ले लीजिए। तो सबसे पहले कॉमन लेने के लिए हर बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट मत करिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। 21 से इसमें भी, नीचे भी 21 से, तो अब ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से पहले इसमें कॉमन ले लेते हैं फिर इसको बाहर करेंगे, तो हर तो बराबर हो जाएगा ना, अब इसका गुणा उसमें हो जाएगा तो 100 और यहाँ से भी 100 कॉमन, तो 100 हो जाएगा कॉमन में। ठीक, अब यहाँ से और यहाँ से 21 हो जाएगा यहाँ पर बाहर, तो फिर अब यहाँ पर क्या बचेगा 44 गुणे 5, 44 गुणे 5 प्लस में ये वाला आपका अंडर रूट में 3 और ये 21 गुणे 21, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब सही से लिख देते हैं इसको, तो लिख देंगे 100 बटे में आपका हो जाएगा 21 और 4 5 होगा 20 का 0, 5 होगा 20 2 22 और प्लस में 21 अंडर रूट में 3, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको एकदम से इजीली क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर वाले प्रश्न आपको बता दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग और भी प्रश्न हल करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।